हेलो एवरीवन। आज हम लोग रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और रे ऑप्टिक्स में जो ऑब्जेक्टिव है, मॉडर्न फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव अपलोड किया गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपलोड किया गया, इलेक्ट्रिक करंट अपलोड किया गया, कैपेसिटर अपलोड किया गया और मॉडर्न फिजिक्स भी जो मैंने पहले बोला वो भी अपलोड कर दिए। तो ठीक है, रे ऑप्टिक्स का ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं और हमारी कोशिश बस यही रहेगी कि ऐसे ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग डील करें जो ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम्स में डायरेक्ट आ जाए, क्योंकि आपके पास समय कम होता है, ठीक है ना। और बोर्ड एग्जाम्स को प्रिपरेशन के लिए जो है सो बहुत ज़्यादा टाइम अलग से देने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। ऐसा मेरा मानना है। और आप अगर इस वीडियोस को अच्छे से देख लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट, करंट, कैपेसिटर, मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, इन सभी का जो वीडियोस है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दे दूंगा। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप उसको भी देख लें, ठीक है। और मैं मतलब गारंटी दे सकता हूँ इस बात की कि आप जो भी बोर्ड एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव्स आएंगे वो यहीं से आएंगे, बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बाबू। रे ऑप्टिक्स में पहला, द रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। ये जो एफ एंड आर का रिलेशन बोल रहे हैं हम लोग, एफ बोल रहे हैं फोकल लेंथ को, आर बोल रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर को। और ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? ये हम लोग बात कर रहे हैं मिरर के लिए। ये हम लोग बात कर रहे हैं किसके लिए? मिरर के लिए। तो मिरर के लिए फॉर्मूला होता है एफ बराबर आर बाई टू। देन वी कैन से दैट द ऑप्शन सी इज करेक्ट। द रिलेशन बिटवीन लेम्डा एंड म्यू, है ना, डेल्टा एंड म्यू, इस तरीके का जो रिलेशन है यहाँ देखेंगे बाबू। विबग्योर एक सिस्टम है, ये विजिबल रीजन होता है रे ऑफ लाइट का, विबग्योर, है ना, विजिबल रीजन ऑफ लाइट। विबग्योर जो है विजिबल रीजन ऑफ लाइट, इसमें वायलेट से रेड की तरफ जब आप बढ़ते हैं बाबू तो वेवलेंथ जो है वो बढ़ेगा। वेवलेंथ जो है वो क्या होगा? बढ़ेगा, है ना। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से घटता है। कहने का मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम यानी कि सी बट्टा बाई स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम यानी कि v, यानी कि y म्यू इक्वल टू सी बाई वी, म्यू इक्वल टू सी बाई वी, है ना। और या हम लोग बोल सकते हैं म्यू इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मी वैक्यूम, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम यानी कि लेम्डा नॉट, और वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एनी मीडियम यानी कि लेम्डा। तो यहाँ से बोल सकते हो कि म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका? लेम्डा का। और अगर म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेम्डा का तो हम जानते हैं कि विबग्योर सिस्टम में वायलेट से रेड की तरफ जाने पर वेवलेंथ बढ़ता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा। तो वेवलेंथ जो हो जाएगा, वेवलेंथ रेड कलर का ज्यादा हो जाएगा, वायलेट का कम हो जाएगा। सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड का कम हो जाएगा, वायलेट का ज्यादा हो जाएगा, है ना। और जो डेविएशन थ्रू प्रिज्म पढ़ते हैं, डेविएशन थ्रू प्रिज्म, कोई ऐसे ट्रायंगुलर प्रिज्म होता है, इसके थ्रू जो डेविएशन होगा, है ना, अगर प्रिज्म एंगल ए है, प्रिज्म एंगल ए है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो डेविएशन थ्रू जो प्रिज्म होता है डेल्टा बराबर वो होता है म्यू माइनस वन इंटू ए। तो बोल सकते हैं कि डेविएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, डेविएशन थ्रू प्रिज्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर इस डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट से रेड के तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटा है तो आपका डेविएशन भी घटेगा। तो बोल सकते हैं कि रेड लाइट का डेविएशन कम होगा और वायलेट लाइट का डेविएशन ज्यादा होगा। इन द लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला जो होता है बाबू, लेंस मेकर फार्मूला हमने पढ़ा है कि 1/f इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि जो 1/f है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है म्यू का, 1/f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है म्यू का, 1/f। इसका मतलब जो f होगा, जो f होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा म्यू का, जो फोकल लेंथ होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा म्यू का। तो उस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि वायलेट से रेड की तरफ जाने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटा है तो फोकल लेंथ बढ़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज किया है तो फोकल लेंथ बढ़ेगा। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि फोकल लेंथ भी जो है सो इंक्रीज कर जाएगा। मतलब फोकल लेंथ ऑफ रेड लाइट, रेड कलर में जो फोकस होगा वो वायलेट से ज्यादा होगा। ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आराम से यहाँ पर से आपसे एक से दो ऑब्जेक्टिव मिलने का चांसेस रहता है, या हो सकता है आपको दो नंबर में भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो यहाँ पर जो बोल रहा है कि द रिलेशन बिटवीन लेम्डा एंड म्यू, हम लोग बोल देंगे कि म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेम्डा, है ना। रिलेशन बिटवीन डेल्टा एंड म्यू, तो ये रहा डेल्टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ ऑफ लेंस एफ एंड म्यू, तो ये रहा फोकल लेंथ ऑफ लेंस
एफ एंड म्यू, है ना। विच इज करेक्ट, तो बोल सकते हैं रेड लाइट ज़्यादा होता है, वायलेट कम। विच इज करेक्ट, तो डेविएशन वायलेट का ज़्यादा होता है, रेड का कम, है ना। विच इज करेक्ट, तो फोकल लेंथ रेड का ज़्यादा होता है, वायलेट का कम। एक ही बार में सारा क्वेश्चन आपका डील हो गया। ध्यान रखना है, वायलेट से रेड की तरफ जब आप जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगा, और वेवलेंथ बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा तो डेविएशन थ्रू प्रिज्म घटेगा, और डेविएशन थ्रू प्रिज्म घटेगा तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस बढ़ेगा फॉर डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट। अलग अलग कलर के लाइट के लिए, अलग अलग रंग के प्रकाश के लिए फोकल लेंथ बढ़ेगा। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन सरफेस जो भी होगा, कोई भी ऐसा प्लेन सरफेस है जब वो कर्व है ही नहीं तो उसमें कर्वेचर कहाँ से आएगा भाई साहब, है कि नहीं। तो जो रेडियस होगा उसका, प्लेन सरफेस का जो रेडियस होता है वो इनफाइनाइट हो जाता है। प्लेन सरफेस का जो रेडियस होता है वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्लेन मिरर का भी जो रेडियस होगा वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, चलिए फिर आपको बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिरर फार्मूला, तो ये तो बताने वाली बात ही नहीं है। मिरर फार्मूला कौन होता है, तो 1/b + 1/u = 1/f, 1/b + 1/u = 1/f। विच इज लेंस मेकर फार्मूला, तो ये रहा लेंस मेकर फार्मूला, 1/f = μ - 1 × 1/r1 - 1/r2। 1/f = μ - 1 × 1/r1 - 1/r2। ये जो R1 होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई लेंस है बाबू, है ना, ये कोई लेंस है, तो इस लेंस का जो इस साइड का रेडियस है वो R1 और इस साइड का रेडियस R2। लेंस जो है वो दो ठो स्फेरिकल सरफेस का एक कॉमन पोर्शन होता है, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि 1/f = μ - 1 × 1/r1 - 1/r2। क्लियर है? फिर आपसे पूछ रहा लाइट इज एंड, लाइट क्या है, तो बोलेंगे कि लाइट जो होता है, तो भैया लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसको बोलते हैं, ऐसा रेडिएशन जिसको कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से कोई लेना देना नहीं होता, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं पड़ता। वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है और मीडियम में भी ट्रेवल कर सकता है। मतलब उसको ट्रैवल करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते बाबू नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ। चलिए बच्चों अब यहाँ देखते हैं, बोल रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड ऑन, तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है ये किस पे बेस्ड होता है, तो ऑप्टिकल फाइबर जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमेना पे बेस्ड होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमेना पे बेस्ड होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमेना पे सबसे पहले समझ लीजिए कि क्या क्या बेस्ड है। ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमेना पे काम करेगा, TIR पे काम करेगा। शाइनिंग ऑफ डायमंड, हीरा का चमकना, वो भी TIR है। ठीक है, एयर बबल्स का चमकना, वो भी TIR है। मिराज इन डेजर्ट, है ना, माइलेज इन डेजर्ट, या फिर हाईवे पर कभी कभी आप देखे होंगे कि बहुत दूर से अगर आप देखिएगा, अगर एक्सप्रेस वे खूब बढ़िया अगर स्मूथ हाईवे है तो सनलाइट जब हो और बहुत दूर से जब आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि आगे चल के कहीं पानी है, लेकिन पानी ऐसा होता नहीं है। रेगिस्तान में भी आपको ऐसा ही लगता है। ठीक है ना, तो वो भी किस फेनोमेना पे काम करता है, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हमारा जो यहाँ दो क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड ऑन TIR, ऑप्शन टिक मार देंगे। शाइनिंग ऑफ डायमंड इज बेस्ड ऑन, ये भी बोल देंगे कि TIR, ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ही काम करता है। अच्छा, अब हम जरा देखते हैं कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो फेनोमेना है ये आखिरकार है क्या। तो इसमें क्या होता है बाबू कि जब आप इंसिडेंट लाइट को, है ना, जब आप इंसिडेंट लाइट को क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा एंगल पर भेजेंगे, जब आप इंसिडेंट लाइट को, यहाँ देखिएगा ये रहा आपको इंटरफेस, है ना, ये आपको नॉर्मल है, नीचे डेंसर मीडियम, यहाँ पे म्यू डी, ऊपर रेयर मीडियम म्यू आर, यहाँ से डेंसर मीडियम से इंटरनल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए सबसे पहला कंडीशन होता है कि रे ऑफ लाइट को हर हालत में डेंसर से रेयर ही जाना होगा। सबसे पहला एंड मोस्ट रिक्वायर्ड कंडीशन कि रे ऑफ लाइट को हर हालत में डेंसर से रेयर ही जाना होगा। तो यहाँ से रे ऑफ लाइट को जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन रे ऑफ लाइट मान लीजिए कि ऐसे चली गई, इंटरफेस से चली गई, है ना। तो यहाँ जो एंगल बनता है आई, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। और यहाँ जो रिफ्रैक्शन का एंगल बन रहा है नॉर्मल के साथ वो 90 डिग्री।
बोलते हैं कि ऐसा इंसिडेंस एंगल जिसके लिए रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो उसी को क्रिटिकल एंगल हम लोग बोलेंगे। और अगर हमारे रे ऑफ लाइट है ना, हमारे रे ऑफ लाइट का इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हो जाए, क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हो जाए, आई डैश की वैल्यू ग्रेटर देन थीटा सी, तो रे ऑफ लाइट अपने मीडियम को क्रॉस नहीं कर पाती है और इसी मीडियम में डेंसर से गई और डेंसर में ही लौट गई। क्योंकि मीडियम चेंज नहीं हुआ इसलिए इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, और ये इंटरनल पार्ट में हो रहा है इसलिए इंटरनल रिफ्लेक्शन। लगभग 98% लाइट लौट जाती है, कुछ ही परसेंट लाइट बाहर जा पाती है, तो हम लोग इसको बोल देते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है। अच्छा, ये जो ओ पॉइंट है यहाँ से रे ऑफ लाइट मीडियम चेंज करने वाला था या कर रहा था, तो यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगा देंगे। जिस पॉइंट से रे ऑफ लाइट मीडियम चेंज कर सकती है या कर रही है या करने वाली है, आप उस पर स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। रिफ्रैक्शन में कभी भी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप सीधा स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दीजिए। ठीक है बाबू। चलिए, तो स्नेल्स लॉ अगर ओ पॉइंट पे लगाएंगे तो ओ पॉइंट से ठीक ऊपर, ओ पॉइंट से ठीक ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर, तो यहाँ हम लिखेंगे म्यू आर, एंगल 90 है तो म्यू आर इंटू साइन 90 इक्वल टू, कभी भी स्नेल्स लॉ लगाने के लिए सिंपल सा मेथड होता है, आप वहां पर पहले जिस पॉइंट से रे ऑफ लाइट मीडियम चेंज कर रही है या करने वाली है तो आप उस पॉइंट पे प्रेजेंट हो जाइए। ठीक है। अच्छा, उस पॉइंट पे प्रेजेंट होकर क्या करना है सर, तो उस पॉइंट पे प्रेजेंट होने के बाद बाबू आप क्या करिए, ठीक ऊपर देखिए, ठीक उस पॉइंट से जस्ट ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर, एंगल 90 तो साइन 90, जो काम ऊपर किए हैं एग्जैक्टली वही वर्क नीचे करिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डी इंटू एंगल थीटा सी तो साइन थीटा सी। साइन 91 होता है बाबू, तो यहां से निकल के आ गया कि साइन थीटा सी बराबर म्यू आर बट्टा म्यू डी, यानी कि रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे। और ये होना भी चाहिए था क्योंकि साइन फंक्शन की वैल्यू कभी भी एक से ज्यादा नहीं होगी। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है कंपैरेटिवली। ठीक है। तो अगर छोटी वैल्यू, कम वैल्यू ऊपर है, बड़ी वैल्यू नीचे है, तो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू एक से कम आएगी, और हमको वही चाहिए क्योंकि साइन फंक्शन की वैल्यू एक को एक्सीड नहीं कर सकती। ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू आर अपॉन म्यू डी। अच्छा, रिफ्रैक्शन एंगल कितना होता है फॉर अ क्रिटिकल एंगल, तो क्रिटिकल एंगल उसको बोलते हैं ऐसा इंसिडेंस एंगल, ऐसा इंसिडेंस एंगल जब रे ऑफ लाइट अपने मीडियम को चेंज ना करे और इंटरफेस से पास करे या रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री बना ले, तो उसी इंसिडेंस एंगल को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं बाबू कि रिफ्रैक्शन एंगल for any critical angle is 90 degree, signing of diamond is based on TIR, है ना। फिर बोला जा रहा है कि which has maximum refractive index, तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का होता है वो 2.42, which is correct for refractive index of prism, तो प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 बाई साइन ए बाई 2, है ना। यही फॉर्मूला प्रूव करने के लिए अभी आपको 5 मार्क्स में, यही फॉर्मूला प्रूव करने के लिए अभी आपको 5 मार्क्स में आपके प्री बोर्ड में, बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया था। ठीक है ना। आप पेपर जरूर दिए होंगे, आप देखिएगा पेपर खोल के तो आपको दिखेगा कि 5 मार्क्स में ये ऑब्जेक्टिव में, 5 मार्क्स में लॉन्ग क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव में नहीं सॉरी, लॉन्ग क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए आपको दिया गया था। ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर क्रिटिकल एंगल, बिल्कुल हमें दिख रहा है बी ऑप्शन, साइन थीटा सी इक्वल टू म्यू आर अपॉन म्यू डी। अब यहाँ देखेंगे बाबू, आपको बोल रहा है कि क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करिए ग्लास वाटर इंटरफेस के लिए, जहां पर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। तो बोल सकते हैं बाबू कि साइन थीटा सी बराबर, हमने फॉर्मूला पढ़ा म्यू आर अपॉन म्यू डी, म्यू आर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वही म्यू आर, तो ये 4/3 है, ये 4/3 है, बाई 3/2 है, तो 8/9 हो गया, 8/9 हो गया। तो थीटा सी बराबर साइन इनवर्स, थीटा सी बराबर साइन इनवर्स 8/9 हो जाएगा,
8/9 हो जाएगा। साइन थीटा सी बराबर 8/9 हो जाएगा। इसको तो आप खुद से ही कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका रेयर हो जाएगा, ये आपका डेंसर हो जाएगा, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन बाय प्रिज्म। तो अगर आप प्रिज्म से मिनिमम डेविएशन चाहते हैं तो प्रिज्म के दोनों इंक्लाइंड सरफेस पर, दोनों इंक्लाइंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर जो रिफ्रैक्शन एंगल होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए, और इंसिडेंस एंगल और इमर्जेंस एंगल भी इक्वल होना चाहिए। तो ऑप्शन ए सही है, ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर कोई रे ऑफ लाइट एक जगह से दूसरे जगह जा रही है और उस पाथ में रे ऑफ लाइट जो है उस A1 से .1 से .2 तक जा रही है, और उतने दूर तक में, उस डिस्टेंस में रे ऑफ लाइट अगर अपने पाथ को बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं कर रही है, बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है पाथ उसका, तो बोलेंगे कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एकदम स्ट्रेट लाइन पाथ आया है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक रे ऑफ लाइट के पाथ में कोई डिस्टरबेंस नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है, मतलब यहाँ से यहाँ तक मीडियम चेंज नहीं हुआ है। तो इसमें इस पॉइंट से आप देखिए, इस पॉइंट से लेकर के और इस पॉइंट तक रे ऑफ लाइट के पाथ में कोई डेविएशन नहीं है, इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक मीडियम चेंज नहीं हुआ है, मतलब μ1 μ2 और μ3 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है बाबू। चलिए, तो इस तरह से हमने बहुत सारा ऑब्जेक्टिव देखा, अब अगला ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं। चलिए बाबू, अब यहाँ क्या बोल रहा है कि फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ देखिए फोकल लेंथ, ये जो आपका कॉन्वेक्स लेंस हुआ करता था, तो इस कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है, ऐसे रे ऑफ लाइट आएगा इधर, है ना, ये रे ऑफ लाइट इधर, और ये प्रिंसिपल एक्सिस से पास कर रहा है ना। तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस ये रहा पोल, तो पोल से और यहाँ जो पॉइंट होता था इसी को फोकस बोलते थे। तो पोल से जो फोकस का डिस्टेंस है इसी को फोकल लेंथ बोलते हैं। ये क्या होगा, पॉजिटिव। ये क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है, तो बोलते हैं कि इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव। और उसी तरह कॉन्केव लेंस का क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग, क्योंकि ये लाइट को डाइवर्ज करता है, फैलाने का काम करता है, ठीक है। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, तो पावर ऑफ लेंस हम लोग लिखते हैं 1/f, पावर इक्वल टू 1/f। पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। f क्या है, फोकल लेंथ। f क्या है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ किस में होना चाहिए, मीटर में। फोकल लेंथ किस में होना चाहिए, मीटर में। अगर फोकल लेंथ आपका मीटर में है तो पावर डायोप्टर में होगा। पावर किस में होगा, डायोप्टर में, और डायोप्टर को कैपिटल डी से दिखाते हैं, डायोप्टर को कैपिटल डी से दिखाते हैं, ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस P इक्वल टू 1/f। ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस डायोप्टर, ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस डायोप्टर। अब समझिएगा कि कॉन्वेक्स लेंस का दो ऑब्जेक्टिव अलग से हम करा रहे हैं, ध्यान से सुनना। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर भी पॉजिटिव। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर भी पॉजिटिव। कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव तो पावर भी निगेटिव, ठीक है। चलिए, एसआई यूनिट ऑफ लेटरल मैग्निफिकेशन। तो एसआई यूनिट, कोई भी मैग्निफिकेशन हो बाबू, मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो साइज ऑफ इमेज बट्टा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो रेशियो है किसकी, तो इमेज की साइज की और ऑब्जेक्ट की साइज की। अब साइज की जगह पे हाइट भी आ सकता है, लेंथ भी आ सकता है। अगर हम हाइट ऑफ इमेज बट्टा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो लेटरल मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ठीक है। लेटरल बोलो ट्रांसवर्स बोलो, बात बराबर है। और अगर हम लेंथ ऑफ इमेज बट्टा लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट बोलेंगे तो लीनियर मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज बट्टा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऊपर भी हाइट नीचे भी हाइट, ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर, तो यूनिट होगा ही नहीं। तो एस आई यूनिट जो पूछा जा रहा है कि लेटरल मैग्निफिकेशन, तो बोलेंगे कोई यूनिट नहीं है, यूनिटलेस है ये, नन, ठीक है। अब यहां से क्या पूछा कि लेटरल मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, मिरर के लेटरल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बताइए। तो यहां लिखते हैं m बराबर -v/u, -v/u। v होता है इमेज डिस्टेंस, v होता है इमेज डिस्टेंस, u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अच्छा, लेंस का क्या होगा, तो लेंस का बस वही हो जाएगा m बराबर v/u, ठीक है। इफ फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 50 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछ रहा है पावर, तो बाबू पावर बराबर 1/f होता है। कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, फोकल लेंथ पॉजिटिव होना चाहिए, तो क्या लिखेंगे 1/f
+50/100, क्योंकि पावर निकालने के लिए फोकल लेंथ मीटर में होना चाहिए, सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 100 ऊपर जाएगा तो लिख सकते हैं +2d। ठीक है, उसी तरह फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज +30 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखो, यहाँ +30 क्यों लिखा, क्योंकि हमने यहाँ +30 लिखा ताकि आप कंफ्यूज करें, एग्जामिनर भी आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव होता है, प्लस लिख के दिया गया ताकि आप प्लस पुट कर देंगे, है ना। तो संभल के, पावर इक्वल टू 1/f, यानी कि 1 इक्वल टू 30/100, इसका मतलब 10/3 माइनस में, 10/3 माइनस में, ठीक है ना। तो लिखेंगे -3.33 डायोप्टर। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर भी पॉजिटिव, कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव तो पावर भी निगेटिव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ बोल रहा है विच इज करेक्ट फॉर काउची फॉर्मूला। तो काउची फॉर्मूला जो होता है वो म्यू बराबर a प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर, ये आपको पढ़ाया गया होगा। म्यू इक्वल, इसका प्रूफ नहीं पढ़ना अपने को बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो म्यू इक्वल टू a प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर, जहाँ पर a भी कांस्टेंट b भी कांस्टेंट। ठीक है, चलिए एंगुलर डिस्पर्सन बाय प्रिज्म। तो कोई भी जो प्रिज्म होता है ना, प्रिज्म का काम होता है रे ऑफ लाइट को डिस्पर्स करना और डेविएट भी करना। कोई एक प्रिज्म होगा, एक प्रिज्म दोनों काम करेगा, डिस्पर्सन भी और डेविएशन भी। ध्यान से सुनिएगा बात को, कोई भी प्रिज्म होगा तो वो डिस्पर्सन भी करेगा और डेविएशन भी करेगा। अगर आप चाहते हैं कि लाइट के इस दो फेनोमेना में से, डिस्पर्सन और डेविएशन में से कोई एक ही हो, या तो आप सिर्फ डिस्पर्सन चाहते हैं या फिर आप सिर्फ डेविएशन चाहते हैं, तो आपको मिनिमम 2 प्रिज्म लगेंगे, मिनिमम 2 प्रिज्म लगेंगे और दोनों प्रिज्म एक दूसरे के रिवर्स में रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो जब रे ऑफ लाइट जो है, ये देखिएगा कि ये आपका कोई प्रिज्म है, ठीक है ना, ये कोई प्रिज्म है, ठीक है, इधर से रे ऑफ लाइट आया, जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन रे ऑफ लाइट जो है वो यहाँ ऐसे चला गया, ऐसे डाइवर्ज हो गया, ये रेड लाइट, ये वायलेट लाइट। तो ये जो डेविएशन हुआ है ना, वायलेट लाइट का जो डेविएशन हुआ है, ये रेड लाइट का जो डेविएशन हुआ है, वायलेट लाइट का डेविएशन डेल्टा V और रेड लाइट का डेविएशन डेल्टा R। तो ये जो पैच बन रहा है ना बीच में, इतना जो डाइवर्ज हुआ, जब रे ऑफ लाइट अपने 7 कलर्स में, व्हाइट लाइट अपने 7 कलर्स में टूट जाती है, ब्रेकिंग हो जाता है, इसी को बोलते हैं डिस्पर्सन। ठीक है, तो डिस्पर्सन यही थीटा है, एक तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के जैसा इसको हम सोचते हैं। तो थीटा बराबर लिखेंगे डेल्टा V माइनस डेल्टा आर, थीटा बराबर लिखेंगे डेल्टा V माइनस डेल्टा आर। ठीक है, चलिए अब इसमें एक ऑब्जेक्टिव और आपको हम करा देते हैं। तो डेल्टा बराबर हमने क्या पढ़ा है, म्यू माइनस 1 इंटू ए। डेल्टा बराबर हमने क्या पढ़ा है, म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो डेल्टा आर क्या होगा, म्यू आर माइनस 1 इंटू ए, और डेल्टा V क्या होगा, वायलेट लाइट, तो म्यू V माइनस 1 इंटू ए होगा। अगर बाबू दोनों को तुम घटाओगे, डेल्टा V माइनस डेल्टा आर, यानी कि एंगुलर डिस्पर्सन के लिए थीटा बराबर डेल्टा V माइनस डेल्टा आर करिएगा, तो फॉर्मूला आ जाएगा म्यू V माइनस म्यू आर इंटू ए, म्यू V माइनस म्यू आर इंटू ए। एक ये ऑब्जेक्टिव और आपको हो गया। ठीक है, तो अगला, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि ऑब्जेक्ट से लेकर के और उस ऑब्जेक्ट का जो रियल इमेज बना है कॉन्वेक्स लेंस के कारण, दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है, तो उस कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ का 4 गुना, उस कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ का 4 गुना मिनिमम। ऑब्जेक्ट से लेके इमेज तक का जो डिस्टेंस होता है उसको d से दिखा रहे हैं, और d की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4f होती है। तो मिनिमम कितना, 4f, फोकल लेंथ का 4 गुना। अगर आप किसी कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ f है, अगर आप उसको वाटर में डुबो दीजिएगा, कोई ऐसे लिक्विड में डुबा दे रहे हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में डुबाने के बाद, डुबाने से पहले फोकल लेंथ f था, डुबाने के बाद जो फोकल लेंथ होगा वो पहले के तुलना में, इनिशियल के तुलना में 4 टाइम्स हो जाएगा, है ना। तो जो नया फोकल लेंथ होता है f डैश, वो हो जाएगा 4f, यानी कि लिक्विड में जो लेंस का फोकल लेंथ है, अब लिक्विड में डुबाने के बाद जो लेंस का फोकल लेंथ है, वो एयर में जब फोकल लेंथ था f, उसका 4 गुना हो गया है। क्लियर है, तो हमने अच्छा खासा ऑब्जेक्टिव यहां देख लिया। ठीक है, और दूसरा ऑब्जेक्टिव देखते हैं। चलिए बच्चों, अब यहां देखते हैं, यहां क्या बोल रहा है,
व्हेन अ लेंस उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, इसको हमने लिक्विड में डुबो दिया और ऐसा लिक्विड जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, तो इट विल बिहेव एज, ये लेंस कैसा बिहेव करेगा, तो कन्वर्जिंग लेंस के जैसा ही बिहेव करेगा, ठीक है ना। अगर लेंस को हम लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के तुलना में, कंपैरिजन में उससे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले लिक्विड में अगर डुबाएंगे तो वो कन्वर्जिंग ही बिहेव करेगा, लेकिन ज्यादा वाले में डुबा देंगे तो डाइवर्जिंग बिहेव करेगा, ठीक है। उल्टा अगर कम उल्टा अगर आप कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले में डुबाइएगा, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, अगर आप कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले में डुबाते हैं, अगर लेंस का फोकल लेंथ एयर में f है, तो लिक्विड में डुबाने के बाद, ये 4/3 वाले लिक्विड में डुबाने के बाद फोकल लेंथ 4 गुना हो जाएगा, 4f हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसा बिहेव करेगा, मोर कन्वर्जेंट, और भी ज्यादा इसका कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाएगा। जब कोई रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास में घुसेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसकी एनर्जी का लॉस ज्यादा होगा, क्योंकि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, वो डेंसर मीडियम है एयर के तुलना में, तो उसका वेवलेंथ डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अब यहां देखिए शॉर्ट साइटेडनेस या फार साइटेडनेस क्या होता है। तो शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, मतलब नजदीक का तो दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है। अगर दूर का नहीं दिख रहा है इसका मतलब दूर तक लाइट नहीं पहुंच रही है। दूर तक लाइट पहुंचाने के लिए लाइट को फैलाना पड़ेगा, फैलाना का मतलब डाइवर्ज करना पड़ेगा, डाइवर्ज करने का काम किसका, कॉनकेव लेंस का। तो शॉर्ट साइटेडनेस के लिए, इस बीमारी के लिए, है ना, ये आंख की बीमारी है, इसके लिए आपको कौन सा लेंस लगाना होगा, कॉनकेव। फार साइटेडनेस मतलब दूर का तो दिख रहा है, नजदीक का नहीं दिख रहा, नजदीक नहीं दिख रहा मतलब रे ऑफ लाइट नजदीक में फॉल नहीं कर रहा, उसके लिए उसको मोड़ना पड़ेगा, कन्वर्ज कराना पड़ेगा, कन्वर्जिंग का काम कॉन्वेक्स लेंस का। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कॉन्वेक्स लेंस। ब्रिस्टल्स लॉ याद रखिएगा बाबू, म्यू बराबर tan IP, IP जो होता है इसको बोलते हैं पोलराइजेशन एंगल, है ना। स्काई, आकाश का ब्लू कलर क्यों अपीयर होता है, हमें देखने में आकाश नीला क्यों लगता है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ऐसा स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस जिसमें ऑब्जेक्ट के साइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, ऑब्जेक्ट के साइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इमेज के साइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, तो फॉर्मूला होगा μ2/b माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r। ये फॉर्मूला 5 मार्क्स में लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है। अगर आपने इसकी तैयारी नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन में इसका फॉर्मूला का प्रूफ का, बहुत ही शानदार प्रूफ का लिंक दे रखा है, आप उसको जरूर देखिए। बहुत ही सिंपल वे में प्रूफ किया गया है, उसको देख लेंगे 5 मार्क्स फिक्स है, ठीक है। अगर बोल रहा है कि कोई कॉन्वेक्स लेंस है बाबू, अगर आप उसके अपर पार्ट को या लोअर पार्ट को ब्लैक पेंट से कवर कर देते हैं तो इमेज तो बनेगा ही, लेकिन इमेज की इंटेंसिटी घट जाएगी, क्योंकि पहले इतने इतने बड़े एपरेचर से, इतने एरिया से रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट कर रही थी, अब सिर्फ इतना ही से कर रही है, इतना दूर रे ऑफ लाइट क्रॉस ही नहीं कर पा रही है। तो विल हैव, रे ऑफ लाइट के कारण इमेज तो बनेगा, लेकिन उस इमेज में चमक, उस इमेज की इंटेंसिटी कम होगी। इमेज फॉर्म एट रेटिना, हमारे आंख पे जो इमेज बनता है वो रियल, आंख के रेटिना पे जो इमेज बनता है वो रियल, और रियल इमेज तो आप जानते ही है बाबू, कभी भी होगा इन्वर्टेड होगा। डेविएशन थ्रू जो लेंस है, रे ऑफ लाइट यहाँ से ऑब्जेक्ट से निकला, इधर जाना चाहिए था, यहाँ चला गया, तो डेविएशन का सिंपल फॉर्मूला होता है h/f, याद रखना h/f, ठीक है। अच्छा, प्लेन मिरर हमेशा कैसा इमेज बनाएगा, ऑलवेज ऑलवेज वर्चुअल, ऑलवेज वर्चुअल, और ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से जितने दूरी पर रहेगा इमेज भी उतनी ही दूरी पर बनेगा। डेविएशन प्रोड्यूस हो गया। अगर इस तरीके से तीन लेंस को आपने कंबाइंड कर दिया बाबू, एक का पावर P1, दूसरे का पावर P2, तीसरे का पावर P3, अगर आप चाहते हैं कि पावर इक्विवेलेंट पावर बताएं तो तीनों के पावर को ऐड कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि फोकल F इक्विवेलेंट बताएं तो फॉर्मूला होता है 1/F इक्विवेलेंट बराबर 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3। कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ निगेटिव, फिर कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव। ये देखो कॉन्वेक्स, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। और अगर ये लेंस इस तरह से चिपका हुआ नहीं है, बीच में अगर कुछ गैप है, तो फॉर्मूला हो जाता है बाबू 1/F इक्विवेलेंट,
है ना, 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 इंटू f2। ठीक है। फिर आपसे बोल रहा है कि इमेज फॉर्म बाय सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप कैसा इमेज बनाता है? वर्चुअल बनाता है। वर्चुअल इमेज होगा तो सीधा ही होगा। रियल इमेज हमेशा उल्टा, वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा। ठीक है। अच्छा, एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी होती है जिसको हिंदी में बोलते हैं अबिंदुकता। इसमें क्या होता है ना कि किसी आदमी को एक पर्टिकुलर एक्सिस पे ही दिखाई देता है। ठीक है ना। तो बोलते हैं इसके इलाज के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सा लेंस? तो बोलते हैं बाबू सिलिंड्रिकल लेंस। ठीक है। फिर आपसे बोल रहा है कि इमेज फॉर्म्ड बाय एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो होता है इसके कारण जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो कैसा? तो बोलेंगे कि ये जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो वर्चुअल होता है, और वर्चुअल होने के साथ साथ यहाँ पर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में इमेज वर्चुअल होने के साथ साथ उल्टा भी हो रहा है, जबकि रियल इमेज ही हमेशा उल्टा होता है, वर्चुअल जनरली नहीं होता, लेकिन ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में उल्टा है। ऐसा मत समझिए। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में दो लेंस होता है, ऑब्जेक्टिव और आईपीस। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऑब्जेक्टिव लेंस की तरफ, उसके हिसाब से उल्टा बन रहा है। आईपीस लेंस के हिसाब से तो सीधा ही बन रहा है, वर्चुअल तो सीधा ही बन रहा है। ठीक है ना। तो वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, उल्टा। और लाइट वेव का जो नेचर होता है वो तो आप जानते ही हैं, ट्रांसवर्स होता है, क्योंकि लाइट जो है वो एक ट्रांसवर्स वेव होता है, अपने एक्सिस के परपेंडिकुलर चलता है। ठीक है। तो ये था आपका 50 ऑब्जेक्टिव का एक सीरीज रे ऑप्टिक्स के लिए पार्ट 1। अगला पार्ट भी अपलोड होगा और जल्द होगा। ठीक है। आप इसको अच्छे से देख लें, और आपसे मैं विवेक अग्रवाल आपसे फिर से यही रिक्वेस्ट करूंगा, विनती निवेदन जो भी समझिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपको लगता है कि नहीं ये ऑब्जेक्टिव रियली में काफ़ी हेल्पफुल है मेरे लिए, मुझे शॉर्ट आंसर में भी हेल्प मिला, मुझे लॉन्ग आंसर में भी हेल्प मिला, तो प्लीज़ 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 आप अपने दोस्तों तक इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करिए। इसके लिए आपको एडवांस में धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।